ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरोइन वान वान को देखते हैं, जिसके हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट होता है। वो कहती है कि मेरी शादी इतनी जल्दी हो गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और जिससे मेरी शादी हुई है वो और कोई नहीं बल्कि मेरी सिस्टर का फियांसे था। तभी हमारा हीरो फ्लावर लेकर वान वान के पास आता है और कहता है कि हैप्पी वेडिंग मिसेस सी। देन हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। वान वान अपने फियांसे हान के लिए एक ब्रेसलेट लेकर क्लब में जाती है, जहाँ पर हान अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा होता है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुमने 7 दिन से ज़्यादा एक लड़की को अपने साथ नहीं रखा और हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम वान वान से शादी करने वाले हो। वो कहाँ और तुम कहाँ। ये बात काफ़ी अजीब है हमारे लिए। और वान वान की हाफ सिस्टर भी उसके साथ आकर फ्लर्ट करने लगती है। हान कहता है कि वान वान में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मैं उससे शादी पैसों के लिए कर रहा हूँ। वो वान वान के डॉक्टर सिस्टर से कहता है कि वैसे भी वान वान तुम्हारी जितनी सुंदर नहीं है। ये सब बातें वान वान सुन लेती है और गुस्से में क्लब के अंदर जाती है। हान उसे देखकर लिली को धक्का दे देता है, कहते कि मैं तो बस खेल रहा था, तुम गलत मत समझ लेना। हान वान वान के हाथ में ब्रेसलेट देखता है और कहता है कि ये तुम क्या लेकर आई हो, मुझे इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन तुम ले आई हो तो कोई बात नहीं, मैं इसे पहन लूंगा। वान वान उस ब्रेसलेट को तोड़कर फेंक देती है। हान कहते कि ये क्या बदतमीजी है। वो कहती कि हाँ मैं बदतमीज हूँ और आज से ये रिश्ता खत्म। ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है। हान के फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि वान वान आज बहुत गुस्से में है, तुम्हें उसके पीछे जाकर उसे मना लेना चाहिए। दीदी कहती कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, हान के उस जैसी स्टूपिड लड़की के पीछे उसे बनाने जाएगा। हान का ईगो हर्ट हो जाता है। वो लिली को धक्का मारकर खुद से दूर करता है और वान वान पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे डैड तुम्हें प्यार नहीं करते और न ही तुम्हारी मॉम को तुम्हारी कोई फिक्र है। तुम एक यूजलेस डॉटर हो जिसे सब नफरत करते हैं। मेरे अलावा तुमसे कोई और शादी नहीं करेगा। जाओ जाओ, तुम्हारी फैमिली तुम्हें वापस मेरे पास ही भेजेगी। वान वान रिलैक्स्ड हो जाती है कि फाइनली हान से पीछा छूट गया। अचानक से उसकी किसी से टक्कर हो जाती है और वो गिरने वाली होती है। ये पर्सन कोई और नहीं है, हमारा हीरो जिन्मो होता है। जिन्मो उसे पकड़ लेता है। वान वान उसे देखकर कहती है कि जिन्मो आप। वो कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें अभी तक मैं याद हूँ। वो कहती कि हाँ अच्छे से याद हो, आप सी फैमिली के प्रेसिडेंट होने के साथ साथ बीजिंग के सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन हो और अब मेरे ब्रदर इन लॉ भी बनने वाले हो। मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू अंकल। वो कहता है कि तुम मुझे अंकल क्यों बोल रही हो, क्या मैं तुम्हें इतना ज़्यादा ओल्ड लगता हूँ। और कहते हैं कि क्या हान से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। वो हाँ कहती है और कहती कि हम दोनों के रास्ते अलग अलग थे। जो सुनकर जिन्मो से कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है कि हान जैसा घटिया इंसान तुम्हारे साथ रहने के लायक भी नहीं था। इवन मुझे तो उसके ऊपर गुस्सा आता था कि उसे तुम जैसी सुंदर और समझदार लड़की कैसे मिल सकती है। और मन ही मन सोच रही थी कि जैसे मैंने जिन्मो के बारे में सुना था वो तो उससे बिल्कुल अपोजिट है। इसका मतलब वो सभी र्यूमर्स नकली थे कि जिन्मो बहुत ज़्यादा रूड और कोल्ड हार्टेड पर्सन है और लड़कियों से दूर रहता है। फिर वो कहती कि थैंक यू मुझे समझने के लिए। एमएस के पास हान का मैसेज आता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें जरा भी भाव नहीं देती और तुम्हें याद है जब तुम चाइना वापस आई थी उस दिन तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गई थी। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे ब्रदर ने तुम्हें पाइनएप्पल खिलाया था, जबकि तुम्हें पाइनएप्पल से एलर्जी है, इसीलिए तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। मेरे अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई साथ नहीं देगा। क्या अभी भी तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? ये मैसेज देखकर वान वान को अपनी फैमिली पर गुस्सा आने लगता है। वो जिन्मो को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जिन्मो का असिस्टेंट उसके पास आता है और कहते कि बॉस आप जानबूझकर मिस वान वान के सामने आए थे। जिन्मो असिस्टेंट को कहता है कि लगता है अब तुम्हारा इस जॉब को छोड़कर जाने का टाइम हो गया है। वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, मैं तो आपका लॉयल एम्प्लॉय हूँ, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मरते दम तक आपके लिए काम करूँगा। जिन्मो कहता है कि ठीक है, तुम वान वान को घर ड्रॉप करके आओ। नेक्स्ट दिन में वान वान अपने घर जाती है। वहाँ पर उसकी फैमिली होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वान वान यू फैमिली की रियल डॉटर होती है, लेकिन वो लोग उससे भी ज़्यादा उनकी अडॉप्टेड डॉटर लिली से प्यार करते हैं। वान वान के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। मुझे हान ने कॉल करके सब कुछ बता दिया है कि तुमने उसे ब्रेकअप कर लिया। उसे कॉल करके अभी यहाँ पर बुलाओ और मेरे सामने उससे माफी मांगो। मॉम कहती है कि गू फैमिली यू फैमिली की सपोर्टर है और हमारे बीच पहले ही तुम्हारा मैरिज एग्रीमेंट हो चुका है कि तुम हान की वाइफ बनोगे। अगर तुम्हें अपनी कोई फिक्र नहीं है तो कम से कम अपनी सिस्टर लिली के बारे में सोचो। उसका भाई भी उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुम हमारी फैमिली को ह्यूमिलेट नहीं करवा सकती। क्या तुम लिली के फियांसे जिन्मो से शादी करना चाहती हो? डैड कहते कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, गू फैमिली कितनी रिच है, तुम एक स्टूपिड लड़की हो। ये तो तुम्हारा गुड लक है कि तुम्हें गू फैमिली ने अपनी बहू बनाना चाहा। अगर तुम्हें इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है तो कम से कम उसकी कदर करो और उसे संभाल कर रखो। वान वान कहती कि आप लोगों को मेरी कोई फिक्र नहीं है, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन आप सबको मेरी पसंद या नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस फैमिली के मेंबर हूँ ही नहीं। क्या आप लोग सच में मेरे मॉम डैड और ब्रदर हो? डैड कहते कि बकवास बंद करो। लिली मॉम डैड की सिंपैथी गेन करने के लिए कहती है कि मॉम डैड आप सिस्टर वान वान के ऊपर गुस्सा मत करो, इसकी शादी सी फैमिली में होनी चाहिए, वैसे भी ये यू फैमिली की रियल डॉटर है और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग यही जिन्मो की फियांसी है।
मॉम मुझे प्यार से कहती है कि मेरी प्यारी डॉटर, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम बचपन से ही लग्जरी लाइफस्टाइल में पली बड़ी हो और तुम एक एजुकेटेड स्मार्ट वुमन हो, सी फैमिली के प्रेसिडेंट से शादी करने के लिए एबल हो। इवन वान वान का ब्रदर लिली को कंफर्ट करने के लिए कहता है कि लिली तुम ही मेरी रियल सिस्टर हो। वान वान को हमारी फैमिली रेपुटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वान वान को ये देखकर बुरा लगता है कि उसकी फैमिली उसे अवॉइड करके लिली का साथ दे रही है। वो कहती कि जब से मैं यहाँ पर वापस आई हूँ तुम लोग मुझे मिसट्रीट कर रहे हो और मुझे यहाँ से भगाने के लिए तुमने मेरी ड्रिंक में पाइनएप्पल जूस मिलाया, ये जानते हुए कि मुझे उससे एलर्जी है। तुम मुझे शुरू से धोखा देते ही आए हो। मुझे ग्रैंड माँ का ख्याल रखने के लिए उनके पास भेज दिया। जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे उस कमी ने हान के साथ डेट करने के लिए फोर्स किया। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब और नहीं है। मॉम कहती कि वान वान जिद मत करो, लिली और जिनमो एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। और हाँ, थोड़ा सा दिल फेंके तो क्या हुआ, तुम शादी के बाद उसे संभाल लोगी। वैसे भी वो कितना क्यूट लगता है। वान वान कहती कि अगर वो आपको इतना ही क्यूट लगता है तो आप खुद ही उससे शादी कर लो। वान वान की ये बातें सुनकर डैड को गुस्सा आ जाता है। वो उसे थप्पड़ मारने वाले थे, लेकिन वान वान उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अब मैं आप सभी लोगों से अपना रिश्ता खत्म करती हूँ। आज से मैं आप लोगों को नहीं जानती। ये बोलकर अपने रूम में जाने लगती है। लिली के फेस पर इविल स्माइल होती है। वही हम दूसरी तरफ जिनमो को वान वान के घर के बाहर देखते हैं। उसका असिस्टेंट कहते हैं कि आप कब तक बाहर मिस वान वान का वेट करते रहोगे, हमें उनकी हेल्प करने के लिए अंदर चलना चाहिए। जिनमो मना करता है, कहते कि कुछ लड़ाइयाँ उसे खुद लड़नी होगी। वो वान वान से कहता है कि मेरी छोटी सी गर्ल अब बड़ी हो गई है। इधर वान वान अपना सामान लेकर अपने रूम से बाहर आती है। लिली एक्टिंग करते हुए कहती कि सिस्टर तुम कहाँ जा रही हो, ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ की रियल डॉटर हो। अगर किसी को यहाँ से जाना चाहिए तो वो मैं हूँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वान वान कहती कि तुम्हें अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एक गार्बेज हो। वान वान का ब्रदर वान वान को सपोर्ट करने की बजाय लिली से कहता है कि तुम्हें इसकी बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मॉम वान वान से कहती है कि तुमने अपने डैड को हर्ट किया है, तुम्हें जाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। वो कहती कि मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगने वाली। ये बोलकर जाने लगती है। डैड गुस्से में कहते हैं कि अगर तुम आज यहाँ से गई तो दोबारा वापस कभी मत आना। वान वान अपने आंसू पूछ के कहती है कि वैसे भी मुझे इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है। देन वहाँ से चली जाती है। वान वान का भाई उसे रोकने के लिए उसके पास आता है और पूछता है कि क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है कि तुम क्या करने जा रही हो? तुम इतनी क्रूअल दुनिया में अकेले कैसे रहोगी? वान वान कहती कि बिग ब्रदर ड्रामा करना बंद करो, अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मुझे आपके ऊपर बहुत विश्वास था कि आप मुझे कभी हर्ट नहीं करोगे, लेकिन आपने मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई है। और जो कपड़े मैंने आपको गिफ्ट किए थे, अगर वो आपको पसंद नहीं है तो उन्हें फेंक देना। वान वान अपना लगेज लेकर घर से बाहर आ जाती है और सोचती कि मुझे सबसे पहले अपने रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। इतने में उसके पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वो कहती कि तुम्हारे डिज़ाइन सबको बहुत पसंद आ रहे हैं और आज रात डिनर पर हम उसे लॉन्च करने का प्लान करेंगे। वान वान कहती कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अब यू ग्रुप के साथ काम नहीं कर रही। फ्रेंड कहती कि इसका क्या मतलब है, तुम्हारे डिजाइन की वजह से ही यू ग्रुप चल रहा था, अगर तुम उनके साथ काम नहीं करोगी तो यू ग्रुप बर्बाद हो जाएगा और तुम क्या करोगी? वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि अब हम अपना ब्रांड बनाएंगे। उसकी फ्रेंड खुश हो जाती है और कहती कि शुक्र है आखिरकार तुम्हें मेरी बात समझ आ गई। इतने में वान वान के सामने जिनमो की कार आकर रुकती है। वो कार से बाहर आकर पूछता है कि क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें फिर से बुली किया है? वान वान सोचती है कि जिनमो मेरी केयर क्यों कर रहा है। वो बताती है कि उसने हमेशा के लिए अपनी फैमिली से रिश्ता खत्म कर लिया है। कहती है कि अब मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। जिनमो से कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है कि ये डिसीजन तुमने बहुत अच्छा लिया। वो पूछती कि बाय द वे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं यहाँ पर शादी के बारे में डिस्कस करने आया हूँ। वो कहती कि ठीक है, सभी घर पर है, जाओ शादी की डेट फिक्स कर लो। वो कहता है कि लगता है मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आई, मैं यहाँ पर तुमसे शादी की बात करने आया हूँ। वैसे भी अब तुम्हारा हाथ से ब्रेकअप हो गया है तो अब तुम्हें मुझसे शादी करने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। वो कहती है लेकिन तुम्हारी एंगेजमेंट तो लिली के साथ फिक्स हुई थी। वो कहता है कि मेरे ग्रैंडपा ने मेरी शादी यू फैमिली की रियल डॉटर के साथ फिक्स की थी, तो मेरे लिए तुम ही मेरी फियांसी हो। हाँ मैं जानता हूँ तुमने एक बार बोला था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकती हो? ये ग्रैंडपा की लास्ट विश है, उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद तुम मुझसे डिवोर्स ले सकती हो और मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का हाफ शेयर भी दे दूंगा। तुम इस प्रपोजल के बारे में आराम से सोच सकती हो, अभी जल्दबाजी में आंसर करने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें असिस्टेंट भी सुन रहा होता है। सोचता है कि बॉस पागल तो नहीं हो गए जो अपनी हाफ प्रॉपर्टी एज अ कंपनसेशन इस लड़की को देना चाहते हैं। वान वान सोचने लगती है कि उसने अपने मॉम डैड को इम्प्रेस करने के लिए बोला था कि वो जिनमो को पसंद नहीं करती क्योंकि लिली उसे लाइक करती थी। मॉम डैड कहते कि तुम एक अच्छी लड़की हो, हम तुम्हारी शादी सी फैमिली से भी अच्छी फैमिली में करेंगे। प्रेजेंट में वान वान जिनमो से कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ और मुझे तुमसे किसी भी तरह का कंपनसेशन नहीं चाहिए, बस मुझे एक फेवर चाहिए, उसमें मेरी हेल्प करना ताकि मैं अपने हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर करवा सकूं, ताकि मेरा पूरी तरह से यू फैमिली से कनेक्शन खत्म हो जाए। वो कहते हैं कि हाँ मैं ये करवा दूंगा और वान वान का हाथ पकड़ के कहते हैं कि चलो हम मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलते हैं, उसके बाद तुम्हारा हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन यू फैमिली से ट्रांसफर होकर सी फैमिली में हो जाएगा। क्या तुम्हारे पास ID कार्ड है?
वन वन पॉकेट में से आईडी कार्ड निकाल कर कहती है कि कोइंसिडेंटली आज मैंने इसे पॉकेट में रख लिया था। जिनमा उसके बालों को ठीक करते हुए कहता है कि तुम कितनी समझदार हो। देन हम उन दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फोटोज क्लिक कराते हुए देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि वान वान और जिन्मो एक साथ वॉक कर रहे थे। जिन्मो कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने प्रेशर में आकर मुझसे शादी की है क्योंकि तुम मुझे लाइक नहीं करती। अगर तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ ओल्ड हाउस चल सकती हो? मैं तुम्हें एक बार ग्रैंडपा से मिलवाना चाहता हूँ, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी शादी फेक है। देन वो दोनों ग्रैंडपा से मिलने के लिए ओल्ड हाउस जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा वान वान से मिलकर बहुत खुश होते हैं और कहते कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया तुम इससे शादी करना चाहते हो। जिन्मो कहता कि सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। ग्रैंडमा कहती कि कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जल्दी तुम्हारी वेडिंग का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे। वहाँ पर एक पैरोट होता है, वो भी जिन्मो और वान वान को वेडिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन विश करता है और कहता है कि जल्दी से एक बेबी करो। जो सुनकर वान वान तो हैरान हो जाती है। ग्रैंडमा बताती है कि ये तुम्हारे ग्रैंडपा का पैरोट है और उन्होंने ही इसे ये सब बोलना सिखाया है। जिन्मो की सिस्टर भी वान वान से मिलकर बहुत खुश होती है और कहती कि मेरा ब्रदर बहुत लकी है कि उसकी शादी आपसे हुई। जिन्मो का ब्रदर भी कहता है कि हाँ सही कहा। वान वान कहती कि क्या आप मुझे पहले से जानते हो? जिन्मो का भाई कहता है कि आप मेरे ब्रदर की वाइफ हो तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं आपको जानता हूँ, और दूसरी बात कि हम लोग सेम स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन वान वान को ये बात याद नहीं आती। जिन्मो कहता है कि ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रैंडपा और ग्रैंडमा वान वान को वेडिंग गिफ्ट देते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों की शादी हमारी फैमिली रिचुअल के अकॉर्डिंग नहीं हुई है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी फैमिली रिचुअल के अकॉर्डिंग गिफ्ट देना चाहती हूँ। वो वान वान को बहुत सारी प्रॉपर्टी, आइलैंड, शॉप्स, रेस्टोरेंट और बहुत सारी ज्वेलरी गिफ्ट करती है। जिनमें इन गिफ्ट्स को लेकर कहता है कि मुझे लगता है कि आपने मेरी वाइफ के लिए बहुत ही कम गिफ्ट का अरेंजमेंट किया है। वान वान कहती कि नहीं नहीं, ये बहुत ज़्यादा है, मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, आपकी ब्लेसिंग्स ही मेरे लिए काफ़ी है। जिन्मो कहता है कि ग्रैंडमा ग्रैंडपा तुम्हें इतने प्यार से गिफ्ट दे रहे हैं तो तुम्हें रख लेना चाहिए, वैसे भी तुम ये सब डिजर्व करती हो। वान वान सोचती कि 20 सालों में मेरे रियल पेरेंट्स से लेकर मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स ने कभी भी मुझे इतना प्यार नहीं किया जितना सी फैमिली में मुझे आते ही मिल रहा है। मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, भले ही ये खुशी थोड़े टाइम की है। तभी ग्रैंडमा वान वान के पास आकर कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक ब्यूटीफुल नेकलेस लेकर रखा है, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम गिफ्ट करूंगी, तुम हमारी फैमिली की इंपॉर्टेंट मेंबर हो। ग्रैंडमा कहती कि ऐसे ही बातें करते रहोगे या लंच भी करोगे? चलो, मैंने आज जिन्मो का फेवरेट खाना बनाया है। इतने में एक सर्वेंट वहाँ पर आती है। वो कहती कि मिस्टर एंड मिसेस यू आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो बोल रहे हैं कि वो यहाँ पर यंग मास्टर की शादी की बात करने आए हैं। उन लोगों के आने का सुनकर वान वान नर्वस हो जाती है। इधर एंट्रेंस पर हम वान वान के मॉम डैड को देखते हैं। डैड कहते हैं कि मेरे फादर की डेथ के बाद हम लोग सी फैमिली से दूर हो गए हैं और मैं लिली की शादी करके उनसे अपने रिश्ते को सुधारना चाहता हूँ ताकि हमें बिजनेस में फ़ायदा हो सके, फिर हम लोग और भी ज़्यादा रिच हो जाएंगे। इधर वान वान की नर्वसनेस को देखकर जिन्मो का ब्रदर सर्वेंट को कहता है कि वो लोग हमारे स्पेशल गेस्ट नहीं है, उन्होंने मेरे सिस्टर इन लोग को बहुत ज़्यादा बुली किया है। वान वान जिन्मो को देखने लगती है। जिन्मो कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में ये सबको बता दिया था कि वो लोग कितने ज़्यादा बुरे हैं, प्लीज़ तुम बुरा मत मानना। वान वान कहती कि वो लोग बहुत घटिया हैं, मुझे उनके लिए बुरा क्यों लगेगा। ग्रैंडमा पूछती कि वान वान, क्या तुम अपनी फैमिली से मिलना चाहती हो? वान वान मना करती है कि वो यू फैमिली से कनेक्शन खत्म कर चुकी है और दोबारा उन्हें देखना भी नहीं चाहती। ग्रैंडमा कहती कि ठीक है, मैं उन्हें यहाँ पर नहीं आने दूंगी और सर्वेंट को कहती कि उन्हें यहाँ से जाने के लिए बोलो। सर्वेंट आकर उनसे कहती है कि ग्रैंडपा और ग्रैंडपा आपसे मिलना नहीं चाहते, वैसे भी मास्टर की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। जो सुनकर मॉम डैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी मॉम को अंदर से कुछ लोगों के हंसने की आवाज आ रही होती है, जो सुनकर वो कहने लगती है कि मुझे ये आवाज जानी पे जानी लग रही है, ये आवाज शायद वान वान की है और अभी मैंने सुना कि किसी ने उसे नाम से भी बुलाया। डैड कहते कि बकवास मत करो, वान वान नाम बहुत ही कॉमन है, तो हो सकता है कि कोई और पर्सन हो, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। लेकिन मॉम तो क्यूरियस होने लगती है अंदर जाने के लिए, तो वो सर्वेंट को लालच देते हुए कहती कि मेरी डायमंड के इयररिंग रख लो, मुझे एक बार अंदर जाने दो, हम लोग यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम से आए हैं। सर्वेंट मना कर देती है तो मॉम उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है और घर में घुसने की कोशिश करती है। ग्रैंडमा सभी सर्वेंट को ऑर्डर दे देती है कि उन लोगों के यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दो। वो लोग उनके मुंह पर डोर क्लोज कर देते हैं। मॉम कहती कि तुम पछताओगी क्योंकि मैं सी फैमिली के यंग मास्टर की मदर इन लॉ हूँ। मॉम की पागलपंती को देखकर डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते कि अपनी स्टूपिड हरकतें मत करो यहाँ पर। मॉम भी डैड को थप्पड़ लगा देती है और कहती कि तुम एक कायर इंसान हो और तुम्हें हमारी बेटी के फ्यूचर के बारे में कोई परवाह नहीं है। डैड कहते कि मुझे नहीं लगता कि जिन्मो की शादी हो गई है, मुझे लगता है कि वो लोग हमसे झूठ बोल रहे हैं, मैं इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करूंगा। अब घर आकर वो लोग ये न्यूज़ लिली को बताते हैं। लिली कहती कि डैड अब मेरा क्या होगा। मॉम कहती कि मुझे लगा जैसे मैंने वहाँ पर वान वान की आवाज़ सुनी हो। डैड गुस्से में कहते कि तुम फिर शुरू हो गई। लिली कहती कि मुझे लगता है कि जिन्मो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। लिली का ब्रदर कहते कि तुम बेकार में इतना ज़्यादा सोच रही हो,
जिनमो कोल्ड हार्टेड पर्सन है और मुझे नहीं लगता कि वो किसी और वुमन में इंटरेस्टेड होगा। तो हम उसे फैमिली मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का बोलकर तुमसे ही शादी कराएंगे, जो सुनकर लिली खुश हो जाती है। लेकिन इधर हमारा हीरो अपनी वाइफ की खातिरदारी कर रहा था। वो वान को ऑरेंज पिल करके देता है और कहते कि बहुत रात हो गई है, अब हमें वापस चलना चाहिए, आज हमारी वेडिंग नाइट है। जो सुनकर वो नर्वस हो जाती है और पूछती कि क्या मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा। थोड़ी देर बाद हम जिनमो और वान को कार में देखते हैं। वान उससे कहती है कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स, मैं तुम्हें वीचेट पर ऐड कर सकती हूँ। जिनमो उसे वीचेट स्कैन करवाता है। वान उसकी डीपी देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि इतने कोल्ड हार्टेड पर्सन की डीपी एक क्यूट पिंक रेबिट है। जिनमो वान का नंबर सेव करने के बाद उसे अपने फ़ोन का पासवर्ड बताने लगता है। वो कहती कि मुझे तुम्हारा पासवर्ड जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि किसी को भी हमारे फेक मैरिज पर क्वेश्चन ना हो। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स अब ओल्ड हो रहे हैं और मैं उन्हें खुश देखना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ एक हैप्पी कपल बनने का नाटक कर सकती हो? टेंशन मत लो, मैं तुम्हें खुद से प्यार करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस प्रिटेंड करने के लिए कह रहा हूँ। ये कहते हुए वो वान की तरफ हाथ बढ़ाता है। वान उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को कुछ भी पता ना चले। जिनमो उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है और कहता है कि थैंक यू मिसेस सी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वान के फ़ोन पर डैड का मैसेज आता है। वो कहती कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि अभी के अभी घर वापस आओ और हान से माफ़ी मांगो। वान गुस्से में डैड का नंबर ब्लॉक कर देती है। जिनमो उसके फ़ोन की तरफ देखने लगता है तो वान उससे कहती कि तुम टेंशन मत लो, मेरे दिल में हान के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरा अच्छे से ख्याल रखेगा और मुझे कभी चीट नहीं करेगा, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया है। वान का ब्रदर यांजे उसे कॉल करता है, लेकिन वान ने पहले ही सभी को ब्लॉक कर दिया था। तो वो गुस्से में कहता है कि ये लड़की सच में बहुत बड़ी हो गई है, पूरी फैमिली को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। वहाँ पर हान भी मौजूद था। डैड हान से माफ़ी मांगते हैं और कहते कि वान बहुत ही जिद्दी लड़की है, क्या तुम अपने अंकल को थोड़ा सा टाइम दे सकते हो? मैं तुमसे वादा करता हूँ उसे तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा और वो तुम्हारे पैर पकड़कर माफ़ी मांगेगी। जिसके बाद वान और जिनमो को एक साथ घर पर देखते हैं। जिनमो वान से कहता है कि कैमरे की तरफ देखो और फोटो क्लिक करता है और उस फोटो को फ़ोन के वॉलपेपर पर लगा देता है। वान कहती कि तुम कितने समझदार हो, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा जब इस वॉलपेपर को देखेंगे तो वो लोग खुश हो जाएंगे। जिनमो कहता है कि सिर्फ वही लोग नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। फिर वो मेरे सर्टिफिकेट की भी फोटो लेकर ऑनलाइन पोस्ट कर देता है, जिस पर सभी लोगों के कमेंट्स आने लगते हैं, जो पढ़कर वो ब्लश करने लगता है और वान को प्यार से देखने लगता है। उसके इस तरह से देखने से वो अनकंफर्टेबल हो जाती है और कहती कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मेरी पहली बार शादी हुई है और मैं अपनी वाइफ को प्यार से देखना चाहता हूँ। ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लग रहा है। वान कहती कि चिंता मत करो, जब तुम्हारी दोबारा रियल वेडिंग होगी तब तुम और ज्यादा खुश हो जाओगे। और उसकी ये बात 1 मिनट में ही जिनमो के रोमांटिक मूड की बैंड बजा देती है। जिनमो उसके और करीब जाकर कहता है कि ये फ्लावर छोड़ो, मैं अपने हस्बैंड पर फोकस करना चाहिए। हो सकता है मैं तुम्हें पसंद आने लग जाऊँ और हमें डिवोर्स लेने की जरूरत ना पड़े। वो कहती कि मैं तो भूल ही गई थी, मुझे अपने लगेज को भी अनपैक करना है। ये बोलकर वो फ्लावर जिनमो के हाथ में थमाकर वहाँ से भाग जाती है। जिनमो के हाथ में कांटा चुभ जाता है। वान रूम में आती है और देखती है कि क्या मैं और जिनमो इस एक ही बेड पर साथ सोएंगे। इधर हान के सिर में दर्द होने लगता है कि अभी तक वान उसके पास वापस क्यों नहीं आए। वो वान को सॉरी का मैसेज करता है। वान वो मैसेज पढ़ ही रही होती है, इतने में जिनमो भी रूम में आ जाता है। वो जिनमो से पूछती है कि क्या तुम यही सोने वाले हो। वो हाँ कहता है कि शादी के बाद तो कपल को एक साथ ही सोना चाहिए, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं कोई ऐसा वैसा मैन नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूँ, लेकिन तुमने कुछ किया तो मैं भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये बोलकर सावल लेने चला जाता है। वान तो ब्लश करने लगती है। वो सोचती है कि मैं उसके बाहर आने से पहले ही सो जाती हूँ ताकि बाद में कोई ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट ना हो। जिनमो भी आकर उसके पास लेट जाता है तो वान चुपके से आंखें खोलकर देखने लगती है कि वो सो चुका है या नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग वान जब सोकर उठती है तब जिनमो उसके पास आकर उसे वेडिंग रिंग पहना देता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये दे ही नहीं पाया था कल। वो कहती कि इसकी क्या जरूरत थी। वो कहता कि सभी कपल वेडिंग रिंग पहनते हैं और मैंने भी अपनी रिंग पहन ली है, ये देखो। वान कहती है कि ये रिंग मेरे हाथ में बिल्कुल परफेक्ट आ गई है, तुम्हें मेरी रिंग का साइज कैसे पता चला। वो कहते कि कल रात जब तुम सो रही थी तब मैंने चुपके से तुम्हारी फिंगर का साइज ले लिया था। जो सुनकर वान डर जाती है और कहती कि इसके अलावा और क्या किया तुमने कल रात मेरे साथ। वो कहते कि मुझे तुम्हारी वेस्ट का साइज भी पता चल गया है। फिर वो ऊपर की तरफ फिंगर करता है। वान कहती कि तुम कितने गंदे हो। वो स्माइल करते हुए कहते कि मैं मजाक कर रहा था, ये रिंग मैंने ऐसे ही ले ली, मुझे लगा कि तुम्हें परफेक्टली फिट आएगी। और वो वान के सर पर प्यार से हाथ फेरने लगता है और कहते कि मैं ऑफिस के लिए रेडी होने जा रहा हूँ। उसके बाद वान रिंग को देखने लगती है जिस पर MW भी लिखा होता है। देन वो रिंग की फोटो क्लिक कर कैंट को भेज देती है क्योंकि ये रिंग उसने ही डिज़ाइन की थी। नेक्स्ट दिन में वान और जिनमो एक साथ बैठे होते हैं। तभी वान के पास उसके फ्रेंड का मैसेज आता है कि तुम अपने हस्बैंड से बात करो वरना हमारे बिजनेस का क्या होगा। मैंने सुना है यू फैमिली तुम्हारे डिज़ाइंस को कॉपी कर रहा है। वान सोचती है कि वो जिनमो से किस तरह बात करें।
वो जिन्मो को देखने लगती है। वहीं पर जिन्मो डायरी में लिख रहा होता है कि वानवान ने आज मुझे 28 बार देखकर स्माइल की है। वानवान ही पढ़ लेती है और कहती कि मैंने कब स्माइल की, मैं यहाँ पर तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। वो कहता है कि हाँ बताओ क्या बात है। वो कहती कि क्या तुमने फैशन डिज़ाइनर बारे में सुना है। वो कहता है कि हाँ मैंने सुना है, वो एक बहुत ही टैलेंटेड और पॉपुलर डिज़ाइनर है और उनके सभी डिज़ाइंस बहुत अच्छे होते हैं। मैं तो उनके डिज़ाइंस का फ़ैन हूँ। जहाँ भी उनका कलेक्शन होता है मैं वहीं से शॉपिंग करता हूँ। जो सुनकर वानवान खुश हो जाती है और स्माइल करते हुए कहती है कि एक्चुअल में मैं ही वो वानवान हूँ। मैं भी यू ग्रुप के साथ सीक्रेटली वर्क कर रही थी, लेकिन अब जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं दोबारा यू ग्रुप के साथ काम नहीं करना चाहती। जो सुनकर जिन्मो सरप्राइज्ड होने की एक्टिंग करता है और मन में कहता है कि ये बात तो मैं पिछले 2 सालों से जानता हूँ। यानी कि जिन्मो वानवान का सीक्रेट लवर है और उसके बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करता है कि ये बात उसे अभी पता चली है और उसे पूछता है कि वैसे तुम मुझे इतनी कॉन्फिडेंटल बात क्यों बता रही हो। वो कहती कि मैंने यू फैमिली से सभी कनेक्शन पूरी तरह ख़त्म कर दिए हैं और अब मैं उनके बिजनेस में भी किसी तरह से इन्वॉल्व होकर उनकी हेल्प नहीं करना चाहती। अब मैं अपना फैशन स्टूडियो प्लान कर रही हूँ, क्या तुम इसमें मेरी हेल्प कर सकते हो। मैं हर दिन एक न्यू ज्वेलरी का डिज़ाइन बनाऊंगी, फिर तुम देखना एक ना एक दिन ये आइडिया हिट हो जाएगा और तुम्हें काफ़ी प्रॉफिट होगा। वो जिन्मो को इनडायरेक्टली अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रही थी। जिन्मो उसकी बातें समझ जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम अपना स्टूडियो खोलना चाहती हो तो ये अच्छी बात है और मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा। वो अपना क्यूट और इनोसेंट फेस बनाकर कहती है कि नहीं, हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो। जिन्मो कहता है कि देखो वानवान, मुझे नहीं पता था कि तुम ही फेमस डिजाइनर वानवान हो। मैं पहले से ही वानवान के काम को अप्रिशिएट करता हूँ। तुम सच में टैलेंटेड पर्सन हो, तो मुझे यकीन है कि मैं जितने भी पैसे तुम्हारे स्टूडियो में इन्वेस्ट करूँगा फ्यूचर में मुझे उसका कई गुना ज़्यादा फायदा होगा। अगर तुम चाहो तो मैं ये बातें पेपर पर भी लिख कर दे सकता हूँ, जिससे फ्यूचर में हमारे बीच कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वो कहती कि थैंक यू मिस्टर सी। जिन्मो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ है, आंखें बंद करो। वो एक्साइटेड होकर कहती कि दिखाओ क्या है। वो कहता है कि ऐसे नहीं, पहले तुम्हें मेरे क्वेश्चन का आंसर करना होगा। जब तुम विलेज से वापस आई थी तुमने ये क्यों बोला कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ और तुम मेरी शादी अपनी अडॉप्टेड सिस्टर से क्यों कराना चाहती थी। वानवान कहती है कि बस भी करो, अब क्या तुम इतनी पुरानी बात का रिवेंज लेना चाहते हो। वो कहते हैं कि मैं तुमसे रिवेंज नहीं ले रहा हूँ, बस मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। इवन जब तुम मेरी क्लासमेट थी मैंने तुम्हें तब कभी भी बुली नहीं किया था। वानवान सैड हो जाती है और कहती कि सॉरी, मेरी इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने की नहीं थी। एक्चुअल में जब मैं यू फैमिली में वापस आई थी तब मैंने देखा कि मेरी फैमिली मुझसे कहीं ज़्यादा प्यार लिली को करने लगी है। वो चाहते थे कि उसकी शादी तुम्हारे साथ हो, तो मैंने मॉम डैड को इम्प्रेस करने के लिए वो सब बोल दिया था। लेकिन तब तक मैं ये नहीं जानती थी कि ये सब उन लोगों की प्लानिंग है। जिन्मो उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम्हें सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू फैमिली ने कभी तुम्हें चेरिश नहीं किया क्योंकि वो ब्लाइंड थे, और वैसे भी अब तुम सी फैमिली के मेंबर हो। ये देखो तुम्हारी सभी डॉक्यूमेंट्स आईडी मेरे नाम पर बन गए हैं, अब तुम्हारे पास एक न्यू फैमिली है, तो क्या अब तुम खुश हो। वानवान कहती कि हाँ बहुत ज़्यादा, और मिस्टर सी जब हमारा डिवोर्स हो जाएगा तो मैं ये सब आपके नाम पर ट्रांसफ़र कर दूंगी। मेरा नाम आपके हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन में नहीं होगा। जो सुनकर जिन्मो उदास हो जाता है और कहता है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वो सोचती है कि इतना सेड क्यों लग रहा है, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। देन वो टॉपिक चेंज करने के लिए कहती है कि आपने तो कहा था कि हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, आपने तो एक ही दिन में कर दिया। वो कहता है कि हाँ, मैं किसी को सरप्राइज़ देना चाहता था जो अभी मेरे सामने बैठकर डिवोर्स की बातें कर रही है। वो कहती कि तुम गुस्सा मत हो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। जिन्मो कहता कि कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, फिर तुम्हारे हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन को सेलिब्रेट करेंगे। देन वो केक लेकर आता है। वानवान कहती कि मिस्टर सी, ये ग्रीन ग्रेप केक तो मेरा फेवरेट है। जिन्मो कहते कि सच में ये कोइंसिडेंट है, और मन में वानवान को हार्टलेस कहता है कि इस लड़की को मेरी फीलिंग्स नज़र नहीं आती। MW वानवान का स्ट्रेंजर फ्रेंड होता है जो कि उसे काफ़ी मोटिवेट करता है लाइफ और करियर के लिए। वानवान कहती कि MW बहुत ही काइंड और केयरिंग है, मैं जब भी इससे बात करती हूँ मेरा मूड काफ़ी हैप्पी और लाइट हो जाता है। नेक्स्ट दिन में वानवान अपने न्यू स्टूडियो को ओपन करने की प्रिपरेशन कर रही होती है, तभी जिन्मो उसके पास आता है और कहते कि वेल डन, आखिरकार तुमने कर ही दिखाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे एक बिजनेस ट्रिप पर अब्रोड जाना होगा, तो मैं तुम्हारे स्टूडियो की ओपनिंग सेरेमनी पर नहीं आ पाऊंगा। वो कहती कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए, और वैसे भी ये स्टूडियो तुम्हारा ही है, तुम्हारे पास जब टाइम हो तब आ सकते हो। इतने में वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आता है पार्सल कलेक्ट करने के लिए और पूछता है कि मैडम आपने कुरियर सर्विस के लिए बुलाया था। वो कहती कि हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया है। वो उसे यू फैमिली की रजिस्ट्रेशन बुक देती है और कहती कि इसे यू फैमिली के पास ले जाओ। डिलीवरी बॉय पूछता है क्या पेमेंट कैश करोगी या ऑनलाइन। जिन्मो उसे पेमेंट करने के लिए वॉलेट निकालने लगता है, तो वो कहती कि तुम्हें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी पेमेंट अब यू फैमिली खुद करेगी।
वही दूसरी तरफ हमें यू फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डैड हान से कह रहे होते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारी शादी वान वान से होगी, मैं तुम्हें इसकी गारंटी देता हूँ, तुम हमारी फैमिली के लिए परफेक्शन इन लो हो। मॉम कहती कि हाँ ये केक खाओ, ये मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया है, तुमसे शादी करना वान वान के लिए एक ब्लेसिंग है। लिली कहती कि ब्रदर इन लो, आप मेरी सिस्टर का अच्छे से ख्याल रखना। यान जी कहते कि अगर वो तुम्हारी बात न सुने तो तुम उसे अच्छा सबक सिखाना और उसे डिसिप्लिन में रखना। हान कहते कि एक बार मेरी शादी हो जाए फिर तुम देखना, वान वान एकदम सीधी हो जाएगी और मेरी हर बात मानेगी। इतने में वहाँ पर डिलीवरी बॉय कुरियर देने आता है। वो लोग उसे ओपन करके देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि हमारी रजिस्ट्रेशन बुक यहाँ कैसे आई। यान जो उसे कॉल कर देखता है और कहते कि डैड इसमें वान वान के अकाउंट की कोई डिटेल नहीं है। जो देखकर डैड गुस्सा करने लगते हैं कि वो स्टूपिड लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, पता नहीं अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन कहाँ ट्रांसफर करा लिया उसने। लिली तो मन ही मन खुश हो रही थी, सोचती कि अच्छा हुआ वान वान अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा। वो सबकी अटेंशन और सहमति पाने के लिए रोना स्टार्ट कर देती है और कहती कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, सिस्टर मेरी वजह से ही घर छोड़ कर गई है, अगर मैं यहाँ से चली जाती तो ऐसा कभी नहीं होता। मॉम कहती कि तुम क्यों रो रही हो, ऐसे में तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम ऐसी बातें मत करो, तुम मेरी प्यारी बेटी हो और ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। यांजे कहता है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो, तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड डोमेस्टिक एब्यूशर और एक गेमलर है और हम तुम्हें अपनी रियल सिस्टर से भी ज्यादा प्यार करते हैं, तभी तुम हमें छोड़कर वहाँ जाने की बात कर रही हो। मॉम कहती कि तुम लोग बेकार की बातें करना बंद करो, ये सोचो कि अब वान वान को घर वापस कैसे लाएं। यांजे कहता है कि ये कुरियर जिंगहोंग फैशन स्टूडियो से आया है। डैड कहते कि जरा पता तो करो ये स्टूडियो किसका है। यान जो ऑनलाइन चेक करता है और कहता है कि डैड ये एक न्यू ब्रांड है और अगले 10 दिनों में इसकी ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है, मुझे लगता है ये कंपनी वान वान की है। डैड कहते कि उसकी इतनी हिम्मत कि अब वो मेरी फैशन कंपनी को टक्कर देना चाहती है, जाओ जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाओ, मैं भी अपने अगले न्यू शो की ओपनिंग उसी दिन करूंगा। उस घटिया लड़की की हिम्मत भी कैसी हुई अपने डैड के अगेंस्ट जाने की। यांजी कहते कि डैड हमारी डिजाइनर सूजी ने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया है, तो हमें जल्दबाजी में कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे हमें इन फ्यूचर नुकसान उठाना पड़े। डैड कहते हैं कि मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं है, और वैसे भी हमारी कंपनी को किसी अननोन डिजाइनर की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसके बिना भी सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। किसी को पता ही नहीं था कि वो अननोन डिज़ाइनर वान वान थी। जिसके बाद हम देखते कि वान वान स्केच बना रही होती है जिनमें उसके लिए मिल्क लेकर आता है कि तुम कितनी देर से काम कर रही हो, अगर बिना रिस्क के काम करती रहोगी तो बीमार हो जाओगी, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। वो कहती कि मेरे पास सोने के लिए टाइम नहीं है, कुछ दिनों में स्टूडियो ओपन होने वाला है, इसलिए मुझे टाइम से अपने सारे डिज़ाइन को कंप्लीट करना होगा। जिनमो उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम बहुत स्ट्रांग और इंटेलिजेंट हो, देखो तुम एक साथ कितने सारे रूल्स को अच्छे से निभा रही हो, मेरी वाइफ होने का, एक स्ट्रांग इंडिपेंडेंट लड़की होने का और एक सक्सेसफुल डिज़ाइनर होने का। वो कहती कि थैंक यू सो मच, मुझे तुम्हारी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। वो पूछता है कि मैं तुम्हारी ओपनिंग सेरेमनी में नहीं आ पाऊंगा, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। वो कहती कि बिल्कुल नहीं, तुम अपने काम पर फोकस करो, और प्यार से उसके गाल खींचने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी एंजॉय करते हैं। जिसके बाद लिली यंगर ब्रदर के साथ ऑफिस जाती है और फुल कॉन्फिडेंस से कहती है कि हमें पता चला है कि सी फैमिली की यंग लेडी यानी कि जिन्मो की सिस्टर को हमारी कलेक्शन की ड्रेसेस बहुत पसंद आते हैं, तो हमने उन्हें पर्सनल इन्वाइट किया है, तो देखना वो हमारे इवेंट पर आएगी जिससे वो इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल होगा। ये सोचकर वो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। नेक्स्ट डे वान वान की फ्रेंड उसके पास आकर कहती है कि तुमने सुना यू फैमिली भी अपना फैशन स्टूडियो सेम डे पर ओपन कर रही है, अब हमारा क्या होगा। वान वान कहती कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर उन्होंने हमसे पंगा लेने की सोची तो तुम देखना मैं उन्हें क्या सबक सिखाऊंगी। नेक्स्ट सीन यू फैमिली के न्यू स्टूडियो के लॉन्च का होता है, जहाँ पर फेमस डिजाइनर्स और मीडिया आती है। यान जो अनाउंस करता है कि आप सभी को यहाँ आने के लिए थैंक्स, आज हम एक न्यू ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं और इस ब्रांड की सभी ड्रेसेस को मेरी सिस्टर लिली ने डिज़ाइन किया है, आई होप आप सभी को उसका काम पसंद है। थोड़ी देर बाद ड्रेस को लाया जाता है, उस ड्रेस को देखकर सभी बातें करने लगते हैं कि ये डिज़ाइन किसी भी पार्टी ड्रेस की तरह नहीं लग रही है, काफ़ी मामूली सी है। दूसरी लड़की कहती कि तुम्हें ऐसे ही किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। वो लड़की कहती कि मैं यहाँ पर शॉपिंग करने आई हूँ। डिज़ाइनर सूजी, जो कि वान वान का सीक्रेट नेम होता है, उसके ड्रेसेस इससे 100 टाइम्स बेटर होते हैं। लिली फिर से अपना इमोशनल नाटक शुरू कर देती है और कहती है कि ब्रदर मैंने अपना 100% दिया था, मैं तो फैमिली बिजनेस में आप सभी को सपोर्ट करना चाहती थी, लेकिन मैं एक यूजलेस हूँ। ब्रदर कहता है कि तुमने अच्छा काम किया है, तुम एक टैलेंटेड पर्सन हो। वो लड़की फिर से कहने लगती है कि हमें यहाँ पर वेट करते हुए बहुत देर हो गई है और मैं यहाँ पर डिजाइनर सूजी के कलेक्शन देखने आई हूँ। सभी लोग सूजी के कलेक्शन को देखने के लिए डेस्परेट हो रहे थे। यहाँ जो अपना फ़ोन निकाल कर देखता है कि डिजाइनर सूजी ने उसे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया, तो वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए झूठ कहने लगता है कि डिजाइनर सूजी को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, तो इस इवेंट में हम उनके डिज़ाइन को नहीं दिखा सकते, लेकिन नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम उनके कलेक्शन को जरूर लेकर आएंगे। वहाँ पर आए हुए सभी गेस्ट कहने लगते हैं कि इसका मतलब तुमने झूठ बोलकर ये इवेंट लॉन्च किया है।
वो कहता है कि जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमारा शो बहुत ही पॉपुलर होने वाला है क्योंकि यहाँ पर फैशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर यूना आने वाली है, जो सी ग्रुप की यंग लेडी है। यूना का नाम सुनकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो एक फैशन आइकॉन है। यांजे लिली से पूछता है कि यूना यहाँ पर अभी तक आई क्यों नहीं। लिली कहती कि सेकंड ब्रदर मिस यूना को लेने गए हैं, वो दोनों आते ही होंगे। थोड़ी देर बाद सेकंड ब्रदर यांजे के पास आकर कहता है कि मिस यूना कॉल आंसर नहीं कर रही है, हो सकता है वो अभी बिजी हो। यांजे पूछता है कि जिंगहोंग स्टूडियो के इवेंट का क्या हुआ। वो कहता है कि वहाँ पर कोई भी गेस्ट अभी तक नहीं पहुंचा है और मैंने सुना है उन्होंने अपने स्टूडियो को प्रमोट करने के लिए कोई पब्लिसिटी भी नहीं की है। वो लोग बुरी तरह से फेल होने वाले हैं, वो जल्दी बैंकक्रप्ट हो जाएंगे और वान वान की जॉब भी चली जाएगी। वो मन में सोचता है कि तुमने एरोगेंस में आकर यू फैमिली को छोड़ा था ना, अब देखना तुम खुद वापस चलकर हमारे पास आओगे और नीलन होकर हमसे दया की भीख मांगोगे। तभी यूना सोशल मीडिया पर जिंगहोंग स्टूडियो की ओपनिंग सेरेमनी का इनविटेशन पोस्ट करती है, जिसको देखकर सभी बड़े सेलिब्रिटी उसे रीपोस्ट करते हैं और देखते ही देखते वो लोग यू ग्रुप के इवेंट को छोड़कर निकल जाते हैं जिंगहोंग स्टूडियो में जाने के लिए। यू फैमिली को समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी एक न्यू ब्रांड पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कैसे कर सकती है और अब उन्हें क्या करना चाहिए। यांजे कहता है कि तुम काम डाउन रहो, अभी ये न्यूज़ पब्लिक नहीं हुई है कि डिज़ाइनर सूजी हमारे साथ काम नहीं कर रही। अगर हम इस बात को छुपा कर रखें तो हमारे बिजनेस को कोई नुकसान नहीं होगा। और वो लोग भी जिंगहोंग जाकर देखना चाहते थे कि एक्चुअल में वहाँ का ऑनर कौन है जो उन्हें टक्कर दे रहा है। जिसके बाद वान वान अपने स्टूडियो की ओपनिंग सेरेमनी को शुरू करने वाली थी, तभी उसके पास जिन्मो का कॉल आता है। वो पूछता है कि वहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है। वान वान कहती कि सब कुछ सही जा रहा है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ अपनी न्यू कलेक्शन को लॉन्च करने के लिए। जिन्मो कहते कि मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊँगा तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन विश करने के लिए। वो कहती है कि तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम पर ध्यान दो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा कोई नुकसान हो। और बाय बोलकर कॉल कट कर देती है। जिनमें स्माइल करते हुए सोचता है कि तुम अपने स्टूडियो के चक्कर में मुझे ही भूल गई, लेकिन मैं तुम्हें खुद को भूलने नहीं दूंगा। इतने में जिन्मो की सिस्टर यूना वान वान से मिलने आती है और बताती कि सिस्टर इन लो, मैंने आपसे बिना पूछे स्टूडियो को प्रमोट कर दिया था, आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वान वान कहती कि थैंक यू, तुमने तो मेरा काम और ज़्यादा ईजी कर दिया। तभी दो बॉडीगार्ड्स अंदर आते हैं और कहते कि मैडम बहुत सारे गेस्ट और मीडिया वाले आए हैं। सुनकर वान वान खुश हो जाती है और सभी को अपना कलेक्शन दिखाना स्टार्ट करती है। सभी को वान वान के डिजाइन बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर यू फैमिली भी आ जाती है। एक लड़की कहती है कि ये स्टाइल कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। यांजे सोचता है कि ये डिज़ाइनर सूजी की सिग्नेचर ड्रेस है। वो कहता है कि मैं जिंगहोंग के ऑनर और डिज़ाइनर से मिलना चाहता हूँ। वान वान कहती कि बोलो, मैं ही जिंगहोंग के ऑनर हूँ। जो सुनकर वो लोग कहते कि मजाक मत करो। लिली भी सोच रही थी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वान वान यहाँ की ऑनर हो सकती है। यांजे वान वान से पूछता है कि तुम्हारे पास इस स्टूडियो को ओपन करने के पैसे कहाँ से आए। इतने में एक लड़की कहती है कि जिंगहोंग की ऑनर का फेस तो यू फैमिली से मिलता है, कि ये सच में यू फैमिली की रियल डॉटर है। वान वान कहती है कि क्या मुझे तुम जैसे लोगों को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। वान वान की फ्रेंड कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते गार्ड तुम्हें यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाले तो अच्छा होगा खुद ही यहाँ से चले जाओ। यांजे कहते हैं कि वान वान अगर तुम यहाँ की ऑनर हो तो तुम्हें पता होगा कि किसी के डिज़ाइन कॉपी करने का क्या रिजल्ट हो सकता है। ये सभी ड्रेस जो तुमने दिखाए हैं वो हमारे डिज़ाइनर सूजी के कॉपी किए हुए हैं, तो मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूँ, पब्लिक के सामने हमारे डिज़ाइन को कॉपी करने के लिए माफ़ी मांगो और इन सभी ड्रेसेस को जला दो। सेकेंड ब्रदर एक जर्नलिस्ट का माइक लेकर वान वान की बुराई करने लगता है कि हमें इस टेरिबल ब्रांड का बॉयकॉट करना चाहिए। जिन्मो की सिस्टर यूना कहती है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि ये डिज़ाइन कॉपी किए हैं, तुम्हें पता होना चाहिए किसी को डिफेम करने के केस में तुम जेल भी जा सकते हो। ये लोग यूना से क्वेश्चन करते हैं कि वो वान वान को इतना सपोर्ट क्यों कर रही है। वो सबको बताने वाली होती कि वान वान उसकी सिस्टर इन लॉ है, लेकिन वान वान उसे ये बोलने से रोक देती है और कहती कि मिस यूना ने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और मेरी ड्रेस कॉपी नहीं है बल्कि इन्हें खुद डिज़ाइनर सूजी ने बनाया है। लिन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम सबको पागल बना सकती हो, सूजी हमारी डिज़ाइनर है तो वो तुम्हारे लिए काम क्यों करेगी। इतने में एक लड़की कहती है कि डिज़ाइनर सूजी ने ऑनलाइन पोस्ट किया है कि वो जिंगहोंग के साथ काम कर रही है और उसने यू ग्रुप के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने पहले ही ख़त्म कर दिया था और वो यू फैमिली के साथ दोबारा कभी काम नहीं करेगी। इसका मतलब जो कुछ भी वान वान ने कहा है वो सही है। यू ब्रदर्स कहते कि ये इम्पॉसिबल है। मिस यूना उन्हें कहती है कि पब्लिकली मिस वान वान से माफ़ी मांगो वरना तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। लिली फिर से अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है और यूना के पास जाकर कहती कि मिस यूना, हमारे बीच कोई गलतफहमी हुई है, वैसे भी हम लोग एक फैमिली है तो आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। यूना कहती कि इसका क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहती हो। पहली बात तो मेरा यू फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है और दूसरा कि तुम यू फैमिली की एक अडेप्टेड डॉटर हो जो सबके लिए ट्रबल क्रिएट करती हो। लिली कहती कि मिस यूना, अगर आप मेरी इंसल्ट करना चाहती हो तो कर सकती हो, लेकिन आपको अपने भाई जिन्मो के बारे में तो सोचना चाहिए। यूना कहती कि 1 मिनट, तुम खुद को समझती क्या हो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी यू कंपनी को कभी सपोर्ट करूंगी।
लिली वान वान का हाथ पकड़कर कहती कि सिस्टर, तुम अपनी फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने डिजाइनर सूजी को हमसे क्यों छीना? तुम जानती थी कि वो हमारे बिजनेस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। वान वान कहती कि ये और एक्टिंग बंद करो। लिन गुस्से में कहता कि लिली, ये लड़की सैमलेस है, तुम्हें इससे कोई बात नहीं करनी चाहिए जो खुद अपनी फैमिली को चीट करे। कुछ लोग वान वान के बारे में बातें करने लगते हैं कि कोई लड़की अपनी ही फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वान वान सबके सामने अनाउंस करती है कि मेरा यू फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है, इवन मैंने अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन भी ट्रांसफर करवा लिया है। इसका मतलब अब मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ और आप सभी का यहाँ आने के लिए थैंक्स। मैं और डिजाइनर सूजी आपको कभी डिसपॉइंट नहीं करेंगे। सभी लोग वहाँ से शॉपिंग करने लगते हैं। तभी वान वान की फ्रेंड वहाँ पर एक फैशन कंपटीशन की अनाउंसमेंट करती है जिसमें डिजाइनर सूजी भी आने वाली है। सभी लोग उस कंपटीशन में अपना नाम रजिस्टर करवाने लगते हैं और यू फैमिली को धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया जाता है। यानजी को तो ये सब देखकर चक्कर आने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तभी इसके पास डैड का कॉल आता है कि ये तुमने क्या किया? पूरे मीडिया पर हमारी कंपनी के र्यूमर्स फैल रहे हैं, हमारे सभी ऑर्डर्स भी कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ तक कि सभी इन्वेस्टर्स ने अपनी फंडिंग वापस ले ली है, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लिन यांजे से फोन लेकर कहते कि डैड आप टेंशन मत लो, हमारे सभी कस्टमर हमारे पास वापस आएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि वान वान कितनी बड़ी फ्रॉड है। और वो लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि हमें कुछ भी करके डिजाइनर सूजी को वापस लाना होगा और वो भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का सोचते हैं। वही दूसरी तरफ वान वान यूना को थैंक यू कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। यूना कहती कि ये सब कुछ मुझे बिग ब्रदर ने करने को बोला था, वैसे भी मैंने बस थोड़ी सी हेल्प की है, बाकी कस्टमर तुम्हारी स्किल्स देखकर यहाँ पर आए हैं। यूना वान वान से पूछती है कि तुम कब तक इस बात को सीक्रेट रखना चाहती हो कि तुम ही फेमस डिजाइनर सूजी हो। वान वान कहती कि अभी सही टाइम नहीं है अपनी आइडेंटिटी को रिवील करने का, और तुमने मेरी इतनी हेल्प की है तो मैं तुम्हारे लिए एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाऊंगी। जो सुनकर यूना खुश हो जाती है और कहती कि काश बिग ब्रदर और जेंग भी यहाँ पर होते हैं और तुम्हारी सक्सेस को देख पाते। इतने में जेंग वहाँ पर आकर कहता है कि किसी ने मुझे याद किया। यूना खुश होकर कहती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो कहते हैं कि एक्चुअल में बिग ब्रदर ने अपना काम जल्दी खत्म कर दिया ताकि वो अपनी वाइफ के पास आ सके। इतने में वहाँ पर जन्मो भी आ जाता है और वान वान से कहता है कि अब तो सबको पता चल गया कि तुम मुझे अपनी उंगलियों पर नचाती हो। वैसे भी मेरे लिए मेरी वाइफ से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। वैसे तुम्हारी ओपनिंग सेरेमनी कैसी रही? यूना कहती कि आपको यकीन नहीं होगा कि आज यहाँ क्या क्या हुआ। फिर वो उसे सब कुछ डिटेल में बताने लगती है। जेंग कहता है कि बस बस तुमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन बता दी, अब लगता है कि हमें ब्रदर और उनकी वाइफ को अकेला छोड़ देना चाहिए। उनके जाने के बाद जिन्मो वान वान से सॉरी कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ होना चाहिए था। वो कहती कि सॉरी मत कहो, वैसे भी वो मेरा पर्सनल मैटर था, मैं तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान नहीं करना चाहती। जिन्मो कहता है कि वी आर मैरिड, मैं हर हाल में तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि अब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। वान वान उसके चिक्स को टच करके कहती है कि तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो मेरे न्यू डिज़ाइन के इंस्पिरेशन बनकर। वो कहते कि ठीक है, और मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आया हूँ। वान वान सोचती कि ये सिर्फ 2 दिन के लिए गया था और गिफ्ट्स भी लेकर आया है, इसका मतलब ये मेरे प्यार में पागल हो गया है। दे जिन्मो उसे इयरिंग पहनाने लगता है और दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। वान वान कहती कि तुम ऐसे ही मुझसे मेरी फर्स्ट किस नहीं चुरा सकते। वो कहता है कि मैंने कब तुम्हें किस किया, मैं तो बस इयरिंग पहना रहा था, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूँ? तो वान वान नर्वस होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो उसके क्लोज आकर कहते कि डरो मत, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब घर आकर वान वान सोचती है कि जिन्मो ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, मुझे भी उसे थैंक यू बोलने के लिए कुछ गिफ्ट देना चाहिए। क्यों ना मैं उसके लिए खुद कुछ डिज़ाइन करूँ। वो उसकी ड्रेस का साइज चेक करने के जिन्मो के वार्डरोब को ओपन करती है। फिर सोचती कि जिन्मो मुझे यहाँ पर देख न ले, इसलिए वो जाकर जल्दी से डेस्क पर बैठकर अपना काम करने का प्रिटेंड करने लगती है। जिन्मो उसके पास आता है और कहते कि तुम अभी तक सोई नहीं। वो कहती कि मुझे कुछ काम है, तुम जाकर सो जाओ। साथ ही वो उसे बताती है कि मुझे काम के सिलसिले में अपने स्कूल जाना होगा कल। वो कहता कि तुम्हें अकेले जाने की जरूरत नहीं है, मैं भी साथ चलूंगा। वो कहती कि नहीं, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। अब नेक्स्ट डे वान वान स्कूल जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी फेवरेट टीचर से होती है। टीचर वान वान से पूछती कि तुम यहाँ किस लिए आई हो। वो बताती कि मैंने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है और मैं यूथ के लिए कुछ डिज़ाइंस बना रही हूँ, तो यहाँ पर देखने आई थी कि आजकल के यंगस्टर को किस तरह का फैशन पसंद है। टीचर कहती कि ये तो अच्छा आइडिया है। वो अपने नेफ्यू को वान वान से इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये अभी अपनी फैशन डिग्री कंप्लीट करके अब्रॉड से वापस आया है और किसी अच्छी जगह इंटर्नशिप करना चाहता है। मुझे लगता है कि तुमसे अच्छा ऐसे कोई मेंटर नहीं मिल सकता, प्लीज तुम इसे अपना असिस्टेंट बना लो, ये बहुत टैलेंटेड है, तुम्हारे हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। वान वान हाँ कहती है। टीचर कहती कि तुम दोनों आपस में बात करो, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। टीचर का नेफ्यू वान वान से पूछता है कि सीनियर, क्या आप मैरिड हो? वो कहती कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो? वो कहता है कि मैंने ऑफिस रोमांस के बारे में बहुत सुना है, तो क्या पता आपको भी मुझसे प्यार हो जाए। वान वान उसे अपनी वेडिंग रिंग दिखाकर कहने वाली होती है कि वो मैरिड है, लेकिन उसके हाथ में रिंग नहीं होती है। वो सोचती कि पता नहीं उसकी रिंग कहाँ गई। इतने में जिन्मो वहाँ पर आता है और पूछता है कि क्या तुम इसे ढूंढ रही हो। वो वान वान को रिंग पहनाने लगता है और कहता है कि तुम कितनी केयरलेस हो, अपनी वेडिंग रिंग को घर पर ही भूल गई।
और नेफ्यू से पूछता है कि जेंटलमैन क्या तुम मेरी वाइफ के फ्रेंड हो। वो कहता है कि नहीं, मैं इनका असिस्टेंट हूँ। जिनमो उससे हैंडशेक करके कहता है कि नाइस टू मीट यू, मैं वन वन का हस्बैंड हूँ। जिस पर वो एम्बेरस होकर वहाँ से चला जाता है। यही नहीं, जिनमो अपने गले में मैरिज सर्टिफिकेट को आईडी कार्ड की तरह पहन कर आता है। वन वन कहती कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है, इसे निकालो, पता है मुझे कितनी एम्बेरसमेंट हो रही है, और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो कहता है कि मेरे पास फ्री टाइम था तो सोचा तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लूँ, लेकिन यहाँ आकर देखा तो एक लड़का मेरी वाइफ के साथ फ्लर्ट कर रहा था। क्या मैंने यहाँ आकर तुम्हें डिस्टर्ब किया। वो कहती कि ऐसा नहीं है, मैं तो खुद उसे अपनी वेडिंग रिंग दिखा रही थी और उसे बताना चाहती थी कि मैं मैरिड हूँ। और जिनमो से कहती है कि तुम मेरे लिए सबसे स्पेशल पर्सन हो। वो कहता है कि क्या सच में, फिर तुम मुझे प्यार से हबी क्यों नहीं कहती है। ये सब वो जानबूझकर करता है ताकि वन वन उसे प्यार करे। वन वन उसे हक करती है और प्यार से कडल करना स्टार्ट करती है कि अभी आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, केयरिंग हो, आपके जैसे लड़के को मैं प्यार क्यों नहीं करूँगी। जिसके बाद जिनमो जब सो रहा था तो वन वन चुपके से उसका मेजरमेंट लेने के लिए आती है। पहले वो उसकी नोज पर पिंच करके पता करती है कि जिनमो सो रहा है या नहीं। देन वो ब्लैंकेट हटाकर मेजरमेंट लेना स्टार्ट कर देती है। जिनमो नींद में उसे हक करके बेड पर अपने साथ लिटा लेता है। वन वन सोचती कि थैंक गॉड ये सो रहा है, अगर उठ जाता तो मेरी कितनी इंसल्ट हो जाती है। वो अपने ऊपर से उसका हाथ हटाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से उसे जिनमो की आवाज़ आती है कि क्या तुम यहाँ पर मेरी सेविंग्स चुराने आई थी या मेरी बॉडी का मेजरमेंट लेने। वैसे तुम्हें मेरा साइज क्यों जानना है। वन वन हैरान होकर कहती है कि इसका मतलब तुम जाग रहे थे। वो कहता है कि हाँ, मैं देखना चाहता था कि तुम यहाँ किस इंटेंशन से आई थी। वन वन बिना बोले जाने लगती है तो वो उसे पकड़कर अपने क्लोज ले आता है। वन वन को लग रहा था कि वो उसे किस करने वाला है, लेकिन वो उसके चिक्स पर बाइट करता है और उसे टीज करता है कि जब तक तुम खुद इनिशिएट नहीं करोगी मैं तुम्हें कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। धीरे धीरे वन वन और जिनमो के बीच केमिस्ट्री बिल्ड होने लगती है। नेक्स्ट इन कंपटीशन का दिखाया जाता है जहाँ पर यू फैमिली इंटरव्यू दे रही होती है कि कंपटीशन हर हाल में हम लोग ही जीतने वाले हैं। तभी वहाँ पर वन वन भी आ जाती है, जिसको देखकर वो रिपोर्टर्स पूछते हैं कि हमने सुना है कि मिस वन वन ने आपसे अपना रिलेशनशिप खत्म कर दिया है। डैड कहते कि ये हमारा पर्सनल मैटर है और हम इस बारे में पब्लिकली कोई बात नहीं करना चाहते हैं, और आज यहाँ पर हम लोग कंपटीशन के लिए आए हैं तो हमें अपना फोकस वहीं पर करना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातों पर। रिपोर्टर वन वन के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये सच है कि आपका यू फैमिली में अब कोई कनेक्शन नहीं है। वन वन हाँ कहती है और कहती है कि क्योंकि मैं यू फैमिली की तरह गार्बेज नहीं हूँ। तभी वहाँ पर कोई वीआईपी गेस्ट आने लगता है और मीडिया वहाँ से चली जाती है। डैड कहते कि तुम एक घटिया लड़की हो जो पब्लिकली अपनी फैमिली को ह्यूमिलेट कर रही हो। वन वन कहती कि चेयरमैन यू, आप अंधे हो या बहरे, अब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। फ्यूचर में मेरा नाम आपके साथ मत जोड़ना, मुझे आप लोगों से घिन आती है। जो सुनकर डैड के हार्ट में पेन होने लगता है तो लिन कहते कि वन वन तुम्हें क्या हो गया है, तुम डैड को हर्ट क्यों कर रही हो, मैं अभी तुम्हें डिसिप्लिन सिखाता हूँ। ये कहते हुए वन वन पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन वन वन पहले ही उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती कि तुम मुझे सबक सिखाओगे। यान जी बीच में कहते कि वन वन बस करो, तुम ऑलरेडी बहुत तमाशा क्रिएट कर चुकी हो। वन वन कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखो होता है क्या। नेक्स्ट सीन में सभी डिजाइनर अपनी डिजाइन को रिप्रेजेंट करते हैं और वन वन विनर बनती है। उसे अवार्ड देने के लिए जिनमो वहाँ पर आता है। वो उसे हक कर लेता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। यही नहीं, कंपटीशन को जीतने के बाद वन वन सभी के सामने अनाउंस करती है कि वही फेमस डिजाइनर सूजी है। यू फैमिली डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चली जाती है। वन वन की आइडेंटिटी रिवील हो जाने के बाद हान उसे मिलने के लिए आता है और कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा फर्स्ट लव हूँ। बार बार उसे अपनी वेडिंग रिंग दिखाकर कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। हान स्टूडियो से बाहर आकर स्टेज पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर लिन आता है। वो पूछता है कि तुम बाहर क्यों बैठे हो। वो बताता है कि वन वन ने शादी कर ली और अब वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। एक्चुअल में लिन वन वन को मनाने के लिए गया होता है ताकि वो यू फैमिली के साथ कॉलेब करे, लेकिन वन वन ने तो उसे स्टूडियो के अंदर भी नहीं आने दिया। जिस पर यानजे हंसता है और कहते कि आज वन वन आपको इतनी अच्छी लग रही है क्योंकि वो फेमस और रिच है, लेकिन आज से पहले तो आपने कभी उसके बारे में नहीं सोचा। आपने उसके साथ बहुत बुरा किया है और अब अगर आप चाहते हैं कि वो वापस आए तो उसे खुद जाकर मनाओ। और वो एडवाइस करते हैं कि उसे रियल डॉटर होने की वैल्यू दो और हमें उसकी शादी सी फैमिली में करवानी चाहिए, न कि लिली की। जो सुनकर लिली फिर से अपना इमोशनल ड्रामा स्टार्ट कर देती है, जिस पर मॉम उसे चुप करवाते हुए कहती है कि वन वन ने ऑलरेडी किसी से शादी कर ली है तो सी फैमिली में सिर्फ लिली की शादी होगी। इधर जिनमो वन वन को केक की फोटो सेंड करता है और कहते कि ये मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। वन वन जल्दी से फ्री होकर घर जाती है और जिनमो को शर्ट चेंज करते हुए देख लेती है। वो वहाँ से आंखें क्लोज करते हुए जाने लगती है। जिनमो कहता है कि तुम्हारे लिए केक बनाते हुए मेरे हाथ जल गए, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो शर्ट को उतारने में, क्योंकि मुझे शावर लेने जाना है। वन वन जब उसकी शर्ट के बटन ओपन करती है तो वो उसके एब्स देखकर अट्रैक्ट होने लगती है। फिर वो जिनमो के हाथ पर मेडिसिन भी लगाती है।
नेक्स्ट डे वान वान अपने स्टूडियो में शर्ट वाले सीन को इमेज करके ब्लश कर रही होती है। उसकी फ्रेंड कहती कि क्या अपने हॉट हस्बैंड के सपने देख रही हो। मिस्टर सी जिनमो काफी हैंडसम है। ये बात न्यू असिस्टेंट सुन लेता है और कहता है कि क्या मिस वान वान के हस्बैंड मिस्टर सी जिनमो है। मैंने तो सुना है वो चाइल्डहुड से किसी को लाइक करते हैं और उसे अभी तक भूल नहीं पाए। वान वान की फ्रेंड कहती कि बकवास बंद करो और अपना काम करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वान वान का हस्बैंड उसे बहुत प्यार करता है तो तुम झूठ बोलना बंद करो। असिस्टेंट कहता है कि मेरा ब्रदर और जिनमो सेम क्लास में थे, उन्होंने ही मुझे बताया था। वानवान पूछती है कि तुम्हारे ब्रदर ने तुम्हें और क्या क्या बताया जिनमो के बारे में। वो उसे सारी इन्फॉर्मेशन लेती है क्योंकि जिनमो की मूनलाइट के बारे में सुनकर वानवान को जेलसी हो रही थी। कि वो लड़की बहुत सुंदर और टैलेंटेड थी, लेकिन अचानक से वो बीमार पड़ गई और उसने स्कूल आना बंद कर दिया। जिनमो ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पता नहीं उसका अब तक कुछ पता चला या नहीं। वानवान कहती कि अच्छा ये बात है, इसका मतलब वो लड़की जरूर कोई स्पेशल होगी, तभी वो उसे इतना पसंद करता था। वानवान मन में सोचती है लेकिन इस बात को बहुत टाइम हो गया है, हो सकता है वो अपनी मूनलाइट से मूव ऑन हो गया हो। वैसे भी वो मेरी इतनी केयर करता है और मेरे अलावा उसके आसपास और कोई लड़की नहीं होती है। इतने में वहाँ पर जिनमो भी आ जाता है। जिनमो गुस्से में उसे हैंडशेक करता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि आज मेरा यहाँ पर फर्स्ट डे है। जिनमो कहता है कि वुमन को चेस करने का फर्स्ट है। वानवान कहती है कि मैंने इसे इंटर्नशिप पर रखा है और वैसे भी तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो कहते हैं क्योंकि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेडिसिन लगाने का टाइम हो गया है। हनुमान कहते कि फिर से पेन क्यों हो रहा है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। वो कहते कि इसकी ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपने हाथ से मेडिसिन लगा दो, ठीक हो जाएगा। वो मेडिसिन लगवाने के बहाने वन को अपनी गोद में बिठा लेता है। वो पूछती है कि अब कैसा लग रहा है। वो कहते कि बहुत अच्छा, दर्द का पता ही नहीं चल रहा, तुम मेरी कुछ ज़्यादा ही केयर कर रही हो। वो कहती कि तुम्हारी केयर नहीं करूँगी तो किसकी करूँगी। वानवान उसे बताती है कि ये मेडिसिन असिस्टेंट ने रिकमेंड की थी। असिस्टेंट का नाम सुनकर जिनमो फिर से चिल्लाने लगता है कि बहुत दर्द हो रहा है, ये मेडिसिन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वानवान कहती है कि आराम नहीं आ रहा तो चलो हॉस्पिटल। वो कहते कि हॉस्पिटल नहीं जाना, बस तुम मुझे गले लगा लो। बाद में जिनमो असिस्टेंट के ब्रदर को मैसेज करके कहता है कि अपने भाई को बोलो कि मेरी वाइफ के आसपास मंडराना बंद कर रहे हैं, वरना हमारी डील कैंसिल हो जाएगी। अब घर आने के बाद वानवान अपने असिस्टेंट की तारीफें कर रही होती है, जिस पर जिनमो जेलस होकर उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें वो अच्छा लगता है। वानवान उसे टीज करने के लिए हाँ कहती है क्योंकि वो यंग और हैंडसम है। जिनमो शर्ट उतार कर उसे सिड्यूस करता है और कहता है कि क्या मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम है। फिर वो क्लोज आकर मेकआउट कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वानवान बेड से उठकर जाने लगती है। जिनमो उसका हाथ पकड़कर फिर से अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि मत जाओ, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। वानवान कहती है कि हम ऑलरेडी क्लोज हैं और कितना क्लोज करना चाहते हो। वो कहते कि इतना कि हमारे बीच हवा आने की भी जगह ना बचे। तभी वानवान के पास असिस्टेंट का मैसेज आता है। वो वानवान से कहते कि वो उसके साथ काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका भाई उसकी जॉब कहीं और लगवा रहा है। जिनमो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहते कि कोई बात नहीं, उसे जाने दो, तुम्हें कोई और असिस्टेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट डे वानवान स्टूडियो में काम कर रही होती है, तभी यू फैमिली उससे मिलने आती है। मॉम कहती कि बेटा मैं तुम्हारा फेवरेट फिश सूप बना कर लाई हूँ, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमें पहले नहीं पता था कि तुम ही फेमस डिज़ाइनर सूजी हो। वानवान कहती कि मिसेस यू, जब मैंने यू फैमिली से रिश्ता तोड़ दिया है और मेरी मॉम मेरे लिए मर गई है, इसलिए आपको यहाँ पर आकर फेक प्यार मोहब्बत का ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मुझसे नहीं, मेरे शेयर्स और सक्सेस से प्यार है। वो लोग उसे मिलकर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं। तो वानवान उन्हें टेस्ट करने के लिए एक शर्त रखती है कि ठीक है, अगर मैं वापस आई तो मैं जिनमो से शादी करूंगी, क्या आप लिली का रिश्ता तोड़कर जिनमो से मेरी शादी कराएंगी। लिली गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि तुम एक नंबर की बिच हो, मेरा फियांसे चुराना चाहती हो। वानवान स्माइल करते हुए कहती कि आपका प्यार कितना सस्ता है, अब यहाँ से निकलो। यू फैमिली का वापस जाते हुए टाइम एक कार एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन सच में लिली ने खुद एक आदमी को पैसे देकर अपनी ही कार को टक्कर मरवाई थी ताकि वानवान को फंसा सके। लिली हॉस्पिटल में नाटक करते हुए डैड से कहती है कि मैंने सच में पीछे की विंडो से देखा था, वो सच में वानवान ही थी जिसने हमें मारने की कोशिश की। डैड गुस्से में कहते हैं कि वो लड़की एक जानवर है, उसने अपने ही माँ बाप को मारने की कोशिश की, अब मैं उसे अपना एक भी शेयर नहीं दूंगा। इधर वानवान को पता चलता है कि उस पर एक्सीडेंट का इल्जाम लगा है, लेकिन वो घबराती ही नहीं है। जिनमो कहते कि चिंता मत करो, मुझे सब पता है, लिली ने खुद को चोट पहुंचाई है ताकि तुम्हें बदनाम कर सके, मेरे पास सारे एविडेंस हैं। अब वानवान की इनोसेंस प्रूव करने के लिए जिनमो एक ग्रैंड मीटिंग बुलाता है जहाँ पर यू फैमिली और लिली भी मौजूद होते हैं। वो वहाँ पर कार एक्सीडेंट का ओरिजिनल फुटेज दिखाता है जिसमें साफ साफ दिखता है कि लिली ने खुद किसी गुंडे को पैसे दिए थे, जो देखकर यू फैमिली के तो होश ही उड़ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनकी प्यारी लिली ने ही उन्हें मारने की कोशिश की। लिली को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और यू फैमिली पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जिनमो वानवान को कहता है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। वानवान जिनमो की फैमिली से डिनर पर मिलती है, पर बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि जिनमो की मूनलाइट और कोई नहीं बल्कि वो खुद है।
वो सोचती है कि वो जिन्मो से इस बारे में बात करेगी, लेकिन जिन्मो को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है, इसलिए वो रात में घर नहीं आता। नेक्स्ट मॉर्निंग वानवान जब उठती है तो देखती है कि वो उसके साथ ही है। वानवान जिन्मो से पूछती है कि तुम स्कूल टाइम में मुझे लाइक करते थे, कि मैं ही तुम्हारा फर्स्ट लव हूँ। वो हाँ कहता है और बताता है कि जब स्कूल में जिन्मो की तबीयत खराब हुई थी तो वानवान ने ही उसे मेडिकल रूम में पहुंचाया था। जिन्मो तब से उसे सीक्रेटली लाइक करने लगा था, और जब वो अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाला था तब वानवान स्कूल से चली गई थी। वो उसे पुरानी डायरी और गिफ्ट दिखाता है, वो उसने वानवान के लिए संभाल कर रखे थे। साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि जिन्मो ही वानवान का ऑनलाइन फ्रेंड था, जिसका नाम MW था, जो कि उसे हमेशा एनकरेज करता था। वानवान को रियलाइज होता है कि जिन्मो ने हमेशा उसे प्रोटेक्ट किया, जबकि वो उसे ठीक से जानती तक नहीं थी। जिन्मो उसे ग्रैंड वेडिंग के लिए प्रपोज करता है। वानवान हाँ कहती है और उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रियल मैरिज में कन्वर्ट हो जाती है, और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।